है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और अगर आप ज़रा भी शेर व शायरी में शौक़ रखते हैं तो आपने मिर्ज़ा गालिब का नाम ज़रूर सुना होगा। दिल्ली में रहने वाले मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने अंग्रेज़ों और मुग़लों के ज़माने में अपना नाम रोशन किया। आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्ज़ा हेग असदुल्ला खां की, जिन्हें आप प्यार से मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानते हैं। आज भी दिल्ली की गली बल्ली मारान मिर्ज़ा गालिब के नाम के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए कुछ मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात करते हैं डॉक्टर महराज अली से, जो अभी यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं। धन्यवाद विवेक जी। नमस्कार दोस्तों। मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहना और सुनना हम शुरू करें तो उसके लिए आपके पास शायद वक्त कम पड़ जाए, और उनकी लिखी शायरी और साहित्य पर अगर हम बात करें तो गालिब की शायरी को लेकर प्यार, इश्क और मोहब्बत की दास्तान लिखी जा सकती है। उनके कई शेर तो माहौल में मदहोशी घोल देते हैं और टूटे हुए दिल की दास्तान भी सुनाते हैं। गालिब की शायरी का दर्द कहीं ना कहीं उनके जीवन की कहानी था। महान शायर मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान उर्फ गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे, और माता का नाम इज़्ज़त निसा बेगम था। मिर्ज़ा गालिब के पूर्वज तुर्क यानी लगभग मध्य एशिया के आसपास से आए थे, और उनके दादा मिर्ज़ा कोबान बेग सन 1750 के आसपास भारत में आकर बसे थे। इसके बाद उन्होंने लाहौर, दिल्ली और जयपुर जैसे कई बड़े शहरों में काम किया। मिर्ज़ा कोबान के दो बेटे हुए, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान और मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग खान। मिर्ज़ा कोबान के जो बड़े बेटे थे मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, वो जब बड़े हुए तो उन्होंने लखनऊ के नवाब और हैदराबाद के निज़ाम के लिए काम किया था, और उसी दौरान उनकी इज़्ज़त उन निसा से शादी हुई थी, और इन्हीं दोनों की संतान थी मिर्ज़ा गालिब। जब मिर्ज़ा गालिब सिर्फ 5 साल के थे, उसी साल सन 1803 में अलवर में एक युद्ध में उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद चाचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शहीद हो गए। यानी कुछ ही समय में, बहुत कम अंतराल में, उन्होंने अपने पिता और चाचा दोनों को खो दिया था। इसके बाद उनके मामा ने सोचा कि ये अब मेरे साथ रहेगा, मैं उसका लालन पालन करूंगा। लेकिन कुछ ही समय बाद ही सन 1806 में एक हाथी से गिरकर उनकी भी मौत हो गई। माँ के बारे में वैसे कुछ ऐसा मिलता नहीं है, ना साहित्य है, ना ऐसा कहीं इतिहासकारों ने कहीं पर कुछ ऐसा बहुत कुछ लिखा हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ, इतना ज़रूर पता चलता है कि गालिब की माँ कश्मीर से थी। इसके बाद गालिब ने ननिहाल में रहकर ही शिक्षा हासिल की, और वहीं से उन्होंने उर्दू, अरबी और फ़ारसी सीखी। उनकी शिक्षा को लेकर एक बात ये भी कहा जाता है कि सिर्फ 11 ही साल में उन्हें फ़ारसी में गद्य और पद्य यानी कि कहानी, कविता लिखना या शायरी लिखने की उनको महारत हासिल हो गई थी, और उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फ़ारसी और उर्दू भाषा में आध्यात्म और सौंदर्यता पर रचनाएं की, जो कि गज़ल के रूप में आज भी जानी जाती हैं। महज 11 साल में इतनी महारत हासिल करने के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में उनका निकाह हो गया, और उनकी शादी उस समय के नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेग से तय हुआ था। और जैसे ही उनका निकाह हुआ, उसके कुछ ही समय बाद वो दिल्ली आ गए, और अपना जीवन उन्होंने फिर दिल्ली में ही बिताया। हाँ, इसी क्रम में उन्हें सन 1850 में बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने दबीर उल मुल्क और नज़्मुद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया था। गालिब शराब पीते थे, गले तक कर्ज में डूबे थे, लेकिन शराब पीते रहते थे और लिखते रहते थे। गोया कि उनके लिखने और उनके वजूद के लिए जैसे शराब बहुत ज़रूरी हो,
अच्छा, बात थोड़ा हम पहले से शुरू करते हैं। आप समझिए 1857 की क्रांति हो चुकी थी। गालिब उस युद्ध और खून खराबे से बहुत दुखी हुए थे। अपनी फ़ारसी डायरी दास्तान नबू में वो बाकायदे 1857 की क्रांति का बयान लिखते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उस युद्ध में उनके दोस्तों की जान गई और कैसे दिल्ली के राजघाट से चांदनी चौक तक लाशें आती रही थी। विद्रोह थमने के बाद जब अंग्रेज अफसर ने कमान संभाली तो उनका पहला मकसद ये था कि ये जो दिक्कतें अभी हुई हैं दोबारा न हो। मुगलों के करीब रहे मुसलमानों को इकट्ठा किए जाने का फरमान जारी हुआ। माने जो जो व्यक्ति मुगलों के करीब था या उनके साथ था उनको पकड़ लिया जाने लगा। भाई गालिब भी मुगल से जुड़े थे, उन्हें भी पकड़ा गया। और गालिब से अंग्रेज अफसर ने पूछा, हाँ भाई मुसलमान हो? तो गालिब ने जवाब दिया, जी आधा मुसलमान हूँ। अफसर का जवाब आया, आधा मुसलमान? क्या मतलब आधा मुसलमान? तो गालिब ने कहा, जी शराब पीता हूँ, सूअर का गोश्त नहीं खाता हूँ। आसपास वालों ने भी इस पर मोहर लगा दी कि हाँ जी सच कह रहा है। बस ऐसे समझ लीजिए कि गालिब जिंदगी भर सिर्फ दो चीज़ों के लिए परेशान रहे, एक हुकूमती और सरकारी दफ्तरों के लिए जहाँ से उनकी पेंशन शुरू हो सकती, जिसके लिए उन्हें कभी कलकत्ता, कभी लखनऊ, कभी बनारस की यात्रा करनी पड़ती थी, और वही दूसरी ब्रिटिश शासन में मौजूद अपने दोस्तों की दोस्ती के लिए, क्योंकि ये दोस्त उनके लिए फ़ौज की कैंटीन से शराब का इंतज़ाम करते थे। और सबसे अधिक पसंद थी मेरठ छावनी की कैंटीन, जहां गालिब की फेवरेट शराब मिलती थी। शराब थी जिन और ब्रांड का नाम था ओल्ड टॉम। गालिब के बारे में लिखा मिलता है कि वैसे तो उन्हें विस्की और रम भी पसंद थी, पी लेते थे, लेकिन ओल्ड टॉम उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद हुआ करती थी। चूँकि अंग्रेज़ अफसरों के लिए विलायत से मंगाई जाती थी, इसलिए महंगी मिलती थी और बमुश्किल मिलती थी। तो इसको पाने के लिए गालिब को कैंटीन के शराब घरों का रुख करना पड़ता था। कहते हैं कि पटियाला घराने के तत्कालीन महाराजा मोहिंदर सिंह ने गालिब को ऑफ़र किया था कि भाई आप सब छोड़िए और यहाँ आकर बसिए, यहीं रहिए, यहाँ आपकी खातिर होगी। और गालिब सोच भी रहे थे कि ठीक है, जाना बेहतर हो सकता है, शायद इस तंगी से कुछ निजात मिल सके। लेकिन अचानक उनका मूड चटक गया जब पता चला कि वहाँ की ओल्ड टॉम यहाँ से ज़्यादा महंगी थी, और वही ओल्ड टॉम मेरठ से दिल्ली बड़े ही कम पैसों में और कम वक्त में आ जाती थी। अब एक दिलचस्प किस्सा है उनकी ड्रिंक्स का। ऐसा माना जाता है कि गालिब शराब में गुलाब जल मिलाकर पीते थे, लेकिन इससे जुड़ा एक किस्सा हमें जनाब सैफ महमूद की किताब में मिलता है। वो कहते हैं कि वो कल्लू, जो कि गालिब का खिदमतकार था, नौकर था, वो गालिब के लिए ड्रिंक्स बनाता था। उसके लिए इस्तेमाल होता था मिट्टी का एक बर्तन, जिसे आबखोरा कहते हैं। इस आबखोरा में ओल्ड टॉम में गुलाब जल के साथ पैक बनाकर उसे या तो ज़मीन में कुछ घंटों के लिए गाड़ दिया जाता था, या कुछ देर पानी में भरे बर्तन के साथ, या फिर किसी पानी से भरी हुई जगह के अंदर रख दिया जाता था, और कुछ घंटों के बाद निकालकर गालिब को उनकी शराब दे दी जाती थी। बस गालिब मस्त। लेकिन गालिब का हिसाब किताब सही नहीं चल रहा था। पेंशन के लिए लड़ रहे थे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, और शराब भी थी। सवाल उठाने वाले सवाल उठाते, फिर गालिब को उधार दे देते। गालिब ऐसे ही चल रहे थे। गालिब ऐसे ही चले, चलते चलते जिस शहर पहुंचते वहीं अपने जीवन का सबसे ज़रूरी काम करते, शायरी लिखना। धन्यवाद डॉक्टर महराज, आपने हमें मिर्ज़ा गालिब के बारे में इतना कुछ बताया। पर्सनली मुझे तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। आपको कुछ इतनी जानकारी हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।